बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम आज थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी के हवाले से है। बायोडाइवर्सिटी असल में बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट चीज़ें होना, वैरायटी होना। उस हम जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है और दूसरे भी चीज़ें हैं, उनका रहन सहन, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी हैबिटेट्स क्या है, वो किस तरह अपना खुराक तैयार करते हैं, उनकी मूड ऑफ जो है रिस्पायरेशन, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ डिफरेंट होने की वजह से यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी होना, ये चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में इसके अलावा हम जो है किंगडम्स के हवाले से भी पढ़ेंगे और जो है ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है और इसकी जो है ऐसा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो ये चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वी हैव सीन दैट ऑर्गेनिज्म शेयर मेनी बायोलॉजिकली कैरेक्टर फॉर 5 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स है और एक प्रोटिस्टा है और इसके अलावा फंजाई है और प्लांट्स है और एनिमल है, ठीक है। ये हमारे पास 5 किंगडम है, ठीक है। पहले 2 में किया था, फिर 3 में किया था, फिर लास्ट में 5 में किया था, वो भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वी विल आल्सो सी हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई एंड नेम व्हाट आर दे कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी वही बायो मीन्स यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज ए ड्राइव फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन ए स्पीशी, ठीक है। एक ही स्पीशी यानी जैसा कि स्पीशी में एक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ही डाइवर्सिटी होना, और दूसरा होता है एनिमल्स के अंदर ही डाइवर्सिटी होना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हर एनिमल सेम नहीं होता है, वो जिस तरह वो जहाँ वो रहता है उसका हर एक का एक डिफरेंट जो है हैबिटेट हो जाते हैं। इसी तरह प्लांट्स की भी होते हैं, तो उनको स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फ्लोरा, प्लांट्स को फ्लोरिया कहते हैं, एनिमल्स को फ्लोनन कहते हैं, is an region depend on the climates, altitude, soil and the presence of other species. Biodiversity is not distributed evenly on earth. It is the richest in the tropic temperature region. Also have many species while there are fewer species in polar region, ठीक है। पोलर कहते हैं ठंडा इलाका, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स, यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि साइंस ने जब स्टडी किया तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वक्त के साथ साथ चला आया है, ठीक है। जब हम 4 बिलियन ईयर पीछे जाते हैं तो उसके बाद वो वक्त और अभी का वक्त कंपैरिजन करवाते हैं तो वो इनिशियल जो इंसिडेंट, जो इनिशियल चीज़ें होते हैं वो उस टाइम पे थे, और अब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट हुए होते हैं, क्योंकि फिर वो इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अपने अंदर चेंजिंग लाया होता है, तो ये चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कि लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल से बने हुए हैं और कुछ बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, ये भी तो डाइवर्सिटी है। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए, डाई, रीजन, गम्स, एडिसिव, रबर्स एंड ऑयल, ये चीज़ें प्लांट से प्लांट से हमें मिलता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर प्लांट्स की मजीद क्लासिफिकेशन होगी तो हमें इससे क्या मिलता है, किसके अंदर कौन से मटेरियल है, इतना हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टडी करना बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कहते हैं सोसाइटी जिसके अंदर रहते हैं, ठीक है।
play a part in regulating the chemistry of the atmosphere and water supply. Biodiversity is involved in recycling nutrients and providing fertile soil. ठीक है, अब जो डेड बॉडीज होते हैं एनिमल और प्लांट्स की, वो जब वो काफ़ी टाइम बाद वो क्या होते हैं, वो जो है उसी जिस सॉइल के अंदर वो दफन हुए होते हैं, फिर उस उधर क्या होती है, वो सॉइल फर्टाइल होती है। ठीक है, वो काफ़ी जो है वो लैंड जो है वो काफ़ी क्या होता है, चीज़ें उगाने के लायक हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के मकसद क्या था, उनको क्यों उसको मतलब ऐसा कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट को क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, जो है जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दे रेंज इन ए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ए स्मॉलर a simple bacteria to a larger complex human being. Some of them live in sea. देखिए छोटे से आप छोटे इंसेक्ट्स को ले लें या बैक्टीरिया को ले लें, उससे बड़ा एक इंसान तक कितने चेंजिंग होते हैं। क्लासिफाई करना, उनको हर मतलब क्लासेस में डिवाइड करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब के साथ मिलके अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे कहना चाहते हैं कुछ चीज़ें सी में रहते हैं, सम ऑफ देम लैंड में रहते हैं, कुछ जिनकी सम वॉक, अदर फ्लाई एंड स्टिल आर द स्टेशनरी। ठीक है, कुछ उड़ते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, उनकी मूड ऑफ वॉकिंग डिफरेंट होती है, उनकी तकरीबन हर चीज़। ठीक है, ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर किसी का अपना एक लाइफ गुजारने का तरीका होता है। गेटिंग फूड, खुराक का हासिल करने के लिए भी हर एक का डिफरेंट होता है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो सारे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, फिर वो वक्त के साथ गर्मियों के साथ फिर वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे गर्मियाँ होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, सर्दियों में सर्द इलाके की तरफ जाते हैं, तो वो एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक उनकी अलग क्लासीफाई की जाती है। और फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव ए रिप्रोडक्टिव इट्स ऑल काइंड। ठीक है, व्हेन देयर आर सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट बिकम डिफिकल्ट टू, यानी मुश्किल ही होगा उनको कैटेगराइज करना, इसलिए उनको कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है एक बायोलॉजिस्ट को। ठीक है, कि वो इसलिए उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उसके सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताए गए हैं। ठीक है, वो ब्रांच ऑफ बायो जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, ए ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, दिस मतलब उसको जाहिर सी बात है एक सिस्टम के थ्रू उनकी क्लासिफाई की गई है। तो ये कुछ जो है एम्स यही है, डिटरमाइन चीज़ों के ऑर्गेनिज्म के दरमियान देखना है कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, इसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफाई करने का फ़ायदा यही है, मकसद भी यही है। और दूसरा ये है कि वो इवोल्यूशनरी जो है रिलेशनशिप, मतलब वो कि जैसे कि कहते हैं कि ये चीज़ पहले इस तरह का था, अब इस तरह का आया है। ठीक है, पहले ज़माने के और आज के ज़माने के जो है रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको भी स्टडी करने के लिए इजी होता है। फिर क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड सच ए रिलेशनशिप इज गोट थ्रू सिमिलरिटी इन कैरेक्टर। This similarity suggests that all organisms relate to one another at some point in the evolutionary history. However, some organisms are more closely related than others. For example, sparrows are more closely related to the penguin than the insect. Sparrow और penguin एक दूसरे से मिलते हैं इंसेक्ट के मुकाबले में। It means that the former two have a common evolutionary history. हाँ, यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका इतना अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका एवोल्यूशन एक है, इंसेक्ट्स का अपना है। ठीक है, जो है
उसके अलावा दूसरे एनिमल्स है, ठीक है। अगर हम टाइगर्स की बात करते हैं उनका एक अलग ही है, ठीक है। ज़राफ़ात, उसका एक ज़ेब्रास, हर एक का अलग अलग इवोल्यूशनरी के वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, ठीक है। इतना हम अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसलिए उनको पहले ग्रुप्स में डिवाइड किया गया होता है, फिर बाद में जो है उनके सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ थे और क्या डिफरेंसेस थे। जो सेम तरह के थे उनको एक कैटेगरी बनाया गया, जो डिफरेंस थे उनको दूसरी कैटेगरी बनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जिस तरह वो बर्थडे होते हैं, जिस तरह की, अब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं हम जो इंटरनली, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग की कुछ इंटरनली लेग्स जो होते हैं, जो हाथ होते हैं, उनका इंटरनली मसल्स और किसी और एनिमल्स की मसल सेम होते हैं, तो उसकी भी रिलेशनशिप को मद्देनजर रखा जाता है। द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डीएनए ऑफ टू स्टेडिस ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है, उसको डिफरेंट किया जाता है। और इसके अलावा टेक्सोनोमिक हिस्टेरी कहते हैं इसे, ठीक है। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज ए टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ टेक्सा सिंगुलर टेक्सोन, द टेक्सा फ्रॉम ए लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमी हिस्टेरेसी। All organisms are divided into 5 kingdoms. So kingdom is the largest taxon. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. ये 5 है, आप लोगों ने ये याद करना है, ठीक है। फ्लायम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिलीज है, जीनस है और स्पीशी है, ठीक है। ये ऊपर वाले को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो फर्दर उसकी मजीद क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। यानी वो जीन्स को लेकर उन्होंने क्लासिफाई किया है। और इसके अलावा जो है किंगडम एनिमल है, प्लांट्स में ये आ जाते हैं और फ्लायम में ये आ जाते हैं। तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म का आपको बताया गया है। और इसके अलावा जो है और स्पेसिफिक द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशी जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर which can interact free among them and produce filter offspring, but reproduction isolated from others, such as group in nature. Each species presents its own distinct स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकली एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं। बस आप लोगों ने ये याद करना है कि स्पीशी किसे कहते हैं, ठीक है। स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जिनका जो है रिप्रोडक्शन या जैसे कि रिप्रोडक्टिव डिफरेंट हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम तो एक ही हो जाता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद उनकी जो ग्रूमिंग जो अप ब्रिंगिंग करने का सिलसिला होता है वो डिफरेंट होता है। और ये आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू बताए गए हैं, ठीक है। और हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आप ज़रा खुद पढ़े, इसको आई डोंट थिंक कि मैं आपको समझाऊँ, ये हिस्ट्री है, इसको आप खुद ज़रा स्टडी करें। और आ जाते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। पहले ज़माने में 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था, एक प्लांट था और दूसरा एनिमल्स था, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी चीज़ें आ गए जो हेट्रोटॉप्स कहलाए, आर्ट्रोटॉप्स कहलाए। अब आर्ट्रोटॉप्स वो होते हैं जो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं और हेट्रोटॉप्स वो होते हैं जो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इनको इन चीज़ों की बुनियाद पर तकसीम किया गया था। फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आए जैसे कि बैक्टीरिया आया, एल्गी आया, फंजाई आया और इन सब को उन्होंने प्लांट्स के अंदर ही मतलब क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। और बाद में इनकी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे जो इनसे प्लांट से डिफरेंट करते थे, फिर बाद में उनको भी अलग किया गया। क्या कहना चाहते हैं, सम टेक्सोनॉमी फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज many unicellular organisms like Ilonia have both plants। अब कुछ ऐसे भी आए जहाँ पे
कुछ प्लांट्स की तरह के कैरेक्टर दिखाने लगे, और कुछ उसी के अंदर ही कुछ चीजें ऐसे थे जो एनिमल्स की तरह दिखाने लगे, ठीक है। जैसे कि इलोनिया जो है क्लोरोफिल की वजह से प्लांट जैसे दिखने लगे, और हेट्रोटॉप से अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से वो एनिमल्स में किस में वो डिवाइड करते, कुछ एनिमल्स की भी कैरेक्टर थी, प्लांट के भी कैरेक्टर थी, ठीक है। यही चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की भी बात करते हैं, जिसका सेल वॉल नहीं होता है प्रोकैरियोट्स, और जिसका सेल वॉल होता है वो यूकैरियोट्स। ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थे कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो रही थी तो। और इसके अलावा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई। इसमें क्या होता है, फंजाई को फिर भी उन्होंने बैक्टीरिया को तो उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम दे दिया, लेकिन उसने फंजाई को फिर से उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया, तो फिर भी वो प्लांट से ही तो डिफरेंट है। फंजाई इसलिए डिफरेंट होते हैं, चले देखते हैं क्यों डिफरेंट होता है। Some biologists disagree about the position of fungi in kingdom plant. Fungi resemble plant in many ways but are not heterotrophs, ठीक है। प्लांट्स के जरिए दिखते हैं लेकिन अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। There are special form of heterotrophs and they get food by absorption. They do not have cellulose in their cell wall, rather पोस्ट चेटिन, ठीक है। उनका सेलवाल के बाहर क्या होता है, चेटिन लगा हुआ होता है, इसलिए वो जो है असल में उसके अंदर क्या होता है पता है, हेट्रोट्रोप्स होते हैं, अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम प्लांट्स के अंदर भी नहीं रखा जाता है और एनिमल्स के अंदर भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है वो चेटिन से बना हुआ होता है। और इसके बाद उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसमें क्या किया, उन्होंने प्रोकैरियोट्स ये को अलग कर दिया और यूकैरियोट्स को अलग कर दिया, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का नाम दिया। एक तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का नाम दिया गया, ठीक है। द लेवल ऑफ क्लास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मूड ऑफ इट, यानी इसका मकसद ही यही था कि उन्होंने ये चीज़ रखा कि फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और उसकी इंजेक्शन की बुनियाद पे, ठीक है। और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 5 है, देखो मोलोरिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये 5, ठीक है। और इसके अलावा ये बस वही चीज़ें बताए गए हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद रीड करना है। किंगडम प्लांट्स में क्या है, किंगडम एनिमल्स में क्या है, ये बहुत सारी ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग जो स्टेट ऑफ वायरसेस वगैरह होते हैं वो मैं खुद आपको समझाऊंगी। तो आई थिंक थैंक यू सो मच, दिस इनफ फॉर यू गाइज।